है वंशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। बहुत परेशान था विंग, बहुत ज्यादा रेस्टलेस था। वांग जी की साइड की स्टोरी जानकर सब कुछ जैसे बदल सा चुका था। फिलहाल बहुत डीप थिंकिंग में था वो, और ये बात कहीं ना कहीं शुयांग शाओशिनचान समझ चुके थे। युआन जो विंग के पास गया, विंग से कुछ बात करना चाहता था शायद वो बच्चा, पर आज विंग का ध्यान अपने बच्चे पर भी नहीं था। इसे देखते हुए शुयांग ने युआन को अपने पास लिया, क्योंकि वो समझ सकता था कि विंग को कुछ टाइम चाहिए। शुयांग बच्चे को विंग से लेने के बाद वहां से जा चुका था, और विंग वो सीधा फिलहाल लैन क्लैन के फॉरेस्ट में आ चुका था। वहां एक शांत प्लेस पर वो बैठ गया और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। एक धुंधला सा चेहरा जो पहले कभी कभी इमेजिनेशन तो कभी रियलिटी लगता था, कभी ड्रीम्स तो कभी बस एक मेमोरी लगता था, आज उस धुंधले से चेहरे पर एक क्लियर फेस था। आज जैसे विंग की पूरी लाइफ ही एक झूठ बन चुकी थी। हाँ, वो भी अपनी रियलिटी जानता था। ये जानता था कि बचपन से ही उसमें डार्क पावर्स है। इवन वो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा विंग को पहले से था। विंग खुद की पावर्स को हमेशा स्टेबल करके रखता था, जिस वजह से दुनिया को कभी पता ही नहीं चला कि विंग एक डार्क कल्टीवेटर है। वेडिंग के बाद वांग जी उस पर टॉर्चर करने लगा। तब उसे लगता था कि ये सिर्फ फोर्स अरेंज मैरिज है, जिस वजह से वांग जी उसे तंग कर रहा है। पर आज उसे पता चला था कि वांग जी उसमें उसकी मदर को देखता है, विंग की उस मदर को जिसने सालों पहले वांग जी की आंट को मार दिया था। भले ही वो एक गलत फहमी थी, पर उसके चलते बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। अगर स्टार्टिंग से स्टोरी देखी जाए तो इसमें सबसे बड़ा विलन वेन रोहान था, जिसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। लाइफ्स बर्बाद हो गई, लोगों की जान चली गई और जिंदा लोगों को जीते जी मार गई। अगर पावर्स की ग्रीड ना होती तो शायद वी चांसे और कांसे सरन आज जिंदा होते और विंग के साथ होते। शायद वांग जी की आंट और उनके बेली में बढ़ रहा बच्चा भी जिंदा होता। शायद आज विंग और वांग जी का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर उनकी वेडिंग भी होती तो शायद आज विंग की एक खूबसूरत फैमिली होती। आज उसके पास सिर्फ उसका युआन नहीं, बल्कि उसका अल्फा और उसका वो अनबॉर्न डेथ बच्चा भी होता। एक परफेक्ट लाइफ हो सकती थी विंग की, पर एक इंसान के ग्रीड ने शायद सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रखा था। आज हालात बस ऐसे थे कि सब कुछ मेस्ड अप था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ से हालात सुधारने को स्टार्ट करना है, यही बात विंग को पता नहीं थी। एक बात तो डेफिनेटली श्योर थी, विंग वांग जी को माफ कभी नहीं कर सकता। खुद के लिए शायद माफ कर दे, अपने अनबोर्न बेबी की डेथ को वो कैसे भूल सकता है। ठीक है, वांग जी ने उस पर टॉर्चर किया, उस पर ब्लेम लगाया, उसका फोर्सफुली मैरिटल रेप किया, जो कुछ भी है, विंग चलो सब कुछ भूल जाने के लिए रेडी है, पर अपने अनबॉर्न बेबी की डेथ वो भूल जाए, ये इम्पॉसिबल है। वांग जी बदले में इतना पागल हो गया कि उसने विंग की सिचुएशन को तो नहीं देखा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया विंग ने, पर विंग तब उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था यार कि एटलीस्ट उसके बच्चे को बचा ले। तब भी वांग जी को एक पल के लिए भी उस पर रहम नहीं आया। काश आ जाता तो शायद आज वांग जी कैपेबल होता विंग की माफी के लिए। सिंपैथी अलग बात है और प्यार अलग बात है। अगर स्टार्टिंग से बात की जाए उन दोनों के रिश्ते की, तो विंग के लिए ये एक फोर्स मैरिज थी, जिसे समझने की विंग ने पूरी कोशिश की। वांग जी को उसने बार बार चांस दिया। 365 डेज अगर विंग और वांग जी साथ में थे इस वेडिंग में, एक रिलेशनशिप में, तो विंग ने हर मॉर्निंग वांग जी को चांस दिया था, उसे समझने की, समझाने की कोशिश की थी। पर वांग जी ने वो 365 चांस शायद मिस कर दिए, और अब 6 इयर्स की वांग जी की सफरिंग, उसका पेन या फिर उसका खुद को टॉर्चर करना, कोई भी चीज विंग के उन 365 डेज की कंपैरिजन नहीं कर सकते, उस बेबी के डेथ को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अगर विंग के लिए ये फोर्स मैरिज थी, तो वांग जी के लिए ये एक रिवेंज मैरिज थी। दोनों के हालात अलग थे, दोनों की सिचुएशन अलग थी, दोनों के मोटिव अलग थे। विंग इस वेडिंग के लिए
रेडी हुआ मजबूरी में, पर फिर भी उसने कोशिश की रिश्ते को संभालने की। और वांगची वो तो इस वेडिंग के लिए रेडी ही ये सोच के हुआ था कि उसे विंग की लाइफ को हेल करना है, जो उसने किया। आज हालात ये है कि उन दोनों में कुछ भी ठीक होने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके रिश्ते में कभी भी अटैचमेंट, लव, केयर, ट्रस्ट ये सब कुछ था ही नहीं। इवन उनका रिश्ता तो बिल्ड ही नहीं हुआ था, उसकी स्टार्टिंग भी नहीं थी। उन दोनों ने कभी एक दूसरे को समझा ही नहीं, कभी एक दूसरे की तरफ ठीक से देखा ही नहीं, एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज वांगची विंग से ये भी कहता है कि हाँ वांगची प्यार करता है विंग से, पर उस प्यार को विंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इवन वो ये मानता भी नहीं कि वांगची उससे प्यार करता है। वांगची को गिल्ट है अपनी हरकतों का। प्यार नहीं है, प्यार अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। विंग ने वो फीलिंग कभी फील तो नहीं की, पर वो जानता है कि वांगची जो उसके साथ फिलहाल फील कर रहा है वो सिर्फ उसका गिल्ट है। और अगर अब वांगची सच में विंग से प्यार भी करता है ना, तो विंग वो प्यार नहीं चाहता, क्योंकि सारी स्टोरी जानने के बाद भी विंग वांगची के लिए सिंपैथी फील कर रहा है। ये सोच रहा है कि हाँ वांगची के साथ भी गलत हुआ तो उसका विंग के साथ गलत करना पूरी तरीके से गलत नहीं है। पर वो अभी भी खुद को इस बात के लिए मना नहीं पा रहा है कि वो वांगची को माफ कर दे या फिर से वांगची के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे। यार ये इम्पॉसिबल सा है उसके लिए। अगर आज विंग ने वांगची को माफ कर दिया तो ये इनजस्टिस होगा उसके अनबॉर्न बेबी के साथ। पर जो ऑलरेडी मर चुका है उसके लिए जो जिंदा है उसे सजा देना कितना परसेंट सही है? जिस बेबी ने एक सांस भी नहीं ली थी, उस बेबी के लिए विंग अपने जिंदा बच्चे को कैसे सजा दे सकता है? वांगची अगर उसके एक बच्चे के डेथ का रीजन है तो वो उसके दूसरे बच्चे का फिलहाल फादर है। और विंग ये रियलिटी कभी चेंज नहीं कर सकता कि वांगची उसका अल्फा है और युआन का रियल बायोलॉजिकल फादर, और युआन को उसके फादर की जरूरत है। मिंगयाओ की सारी बातें झूठ नहीं थी। एज अ हस्बैंड, एज अ अल्फा वो वांगची को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बट युआन रेडी है अपने फादर को एक्सेप्ट करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग खुद युआन को वो लाइफ नहीं देना चाहता जो उसने खुद ने जी है। विदाउट मदर फादर चाइल्ड की लाइफ वर्स्ट होती है। ये बात विंग से ज़्यादा अच्छी तरीके से कौन जान सकता है? वो कोशिश करता है युआन की लाइफ में दोनों प्लेस प्ले करने की, उसकी लाइफ में वो कमी फुलफिल करने की। पर अगर वो 100% सक्सेसफुल होता तो युआन कभी भी वांगची के सिर्फ एक बार कहने पर उसे फादर बनाने के लिए रेडी नहीं होता। विंग यहाँ सेल्फिश नहीं हो सकता था। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना था उसे, अपने बच्चे के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। युआन अगर उसके साथ रहेगा तो सिर्फ फॉरेस्ट में भटकता रहेगा, केव्स में उसे सोना पड़ेगा, कोई भी लग्जरी उसके पास नहीं होगी, और ना ही विंग उसे ठीक से एजुकेट कर पाएगा, क्योंकि विंग का एक ठिकाना नहीं है। वो खुद हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता है। पर यहाँ बच्चे को एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, एक नाम मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक से एजुकेशन मिलेगा, और वो एक रिस्पेक्टेड क्लैन के नाम से जाना जाएगा। उसे यहाँ उसके फादर का साथ मिलेगा। एटलीस्ट जब तक वो छोटा है, एक अच्छा चाइल्डहुड वांगची का प्यार और साथ ही विंग का भी प्यार युआन डिजर्व करता है। पर क्या बस युआन के चलते वांगची जिसे विंग माफ कर पाएगा? डिसीजन बहुत बड़ा था और विंग को हर डायरेक्शन से सोचना था। वांगची का पॉइंट ऑफ व्यू उसकी नज़र में क्लियर हो चुका था। उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, युआन का चाइल्डहुड था। कहते हैं एक मदर अपने बच्चे के चलते सब कुछ सह लेती है, बड़े से बड़ा क्राइम भी वो माफ कर देती है। पर क्या सिर्फ बच्चे के चलते खुद के साथ इनजस्टिस करना और आसानी से क्रिमिनल को माफ कर देना, ये हर वक्त ही ज़रूरी होता है? बहुत वक्त बीत चुका था, करीबन
इवनिंग हो चुकी थी। विंग को परेशान करने कोई नहीं गया था, क्योंकि सब समझ सकते थे कि उसे टाइम की जरूरत है। विंग नहीं गया लायन क्लैन में। वो जानता था कि उसके बच्चे को शुयांग, शाओशिनचान, मेंग्याओ संभाल लेंगे। फिलहाल उसे वक्त की और जरूरत थी। रात भर वो उन्हीं फॉरेस्ट में था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विंग जिसने फाइनली खुद को खड़ा किया और वो फिर से क्लैन की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। वो डायरेक्टली हीलर्स रूम की तरफ गया था, जहां वांग जी अभी भी अपने मुंह के बल लेटा हुआ था, बट अब उसकी आईज ओपन थी। उसे होश आ चुका था और फिलहाल हीलर्स उसे मेडिसिन दे रहे थे। जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा था, उसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की, पर हीलर्स ने उसे रोक दिया और साथ ही विंग ने भी। वांग जी ने जस्ट नोट किया और वो फिर से लेट गया। वांग जी की कंडीशन फिलहाल स्टेबल थी। हाँ, उसे रिकवरी में वक्त लगेगा, पर अभी फिलहाल वो ठीक था। विंग वांग जी से बात तो करना चाहता था, पर फिलहाल सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो बस वांग जी को चेक करके बाहर आ चुका था। तुरंत ही उसके सामने युआन था, जो उसी की तरफ भागते हुए आ रहा था। विंग ने एक छोटी सी स्माइल की और युआन को अपनी बाहों में उठा लिया। युआन जो विंग से कंप्लेंट करने रहा था, रात को शियान ममा कहा थी वो आई क्यों नहीं। युआन उसका वेट कर रहा था। हैंडसम अंकल भी उससे मिलने नहीं आए। वो जिंगी के साथ कल सोया, न जाने ऐसी कितनी बातें युआन विंग के साथ शेयर कर रहा था। विंग जो सुन रहा था सब कुछ, पर ध्यान ज्यादा नहीं था उसका। खैर, वो अपने बच्चे को लेकर फिलहाल कॉटेज में जा चुका था। मेंग्याओ जो कुछ देर बाद विंग और युआन को फूड लेकर वहां पहुंच चुका था। मेंग्याओ विंग से बात तो करना चाहता था, पर मेंग्याओ समझ चुका था कि विंग अभी भी एब्सेंट माइंडेड है, इसीलिए उसने बस विंग और युआन को फूड खिला दिया और वो युआन को लेकर फिर से वहां से जा चुका था जिंगी के पास, ताकि दोनों बच्चे खेल सके। करीबन 2 दिन बीत चुके थे और विंग अपने कॉटेज से बाहर नहीं निकला था। युआन को ज्यादातर मेंग्याओ, शुयांग और शाओशिनचान ही संभाल रहे थे। वही वांग जी भी इंजर्ड था, जिस वजह से वो भी हीलर्स रूम से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे ही एक और दिन बीत गया और विंग को पता चला कि वांग जी अब ठीक है और वो हीलर्स रूम से बाहर आ चुका है। विंग एग्जैक्टली इसी टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। वो अपने कॉटेज से बाहर निकला और सीधा जिंगशी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा चुका था। वो जिंगशी में गया तो उसने जिंगशी को खाली देखा। वहां वांग जी नहीं था। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और जिंगशी के बाहर ही जो गार्डन था, विंग उस पे टहलने लगा। बहुत देर तक भी वांग जी नहीं आया तो विंग वही एक साइड में बैठ गया। कुछ देर बाद विंग को अपने सामने किसी की प्रेजेंस फील हुई और विंग ने अपने सामने देखा तो वांग जी वहां खड़ा था। विंग जिसने एक नजर वांग जी को देखा, देन वो वांग जी से नजर हटा चुका था। वांग जी जो विंग के साइड में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर तक उन दोनों में बिल्कुल साइलेंस थी। ना वांग जी ने कुछ कहा, ना विंग ने। वांग जी के पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं थे और विंग सोच रहा था कि उसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। करीबन आधे घंटे तक दोनों भी अपने अपने डिलेमा में थे। विंग जो अभी भी सामने की तरफ देख रहा था, उसने फाइनली एक डीप ब्रीथ ली और साइलेंस को ब्रेक किया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता वांग जी। वांग जी ने जब ये सुना, उसने विंग की तरफ देखा, पर विंग जो अभी भी सामने देख रहा था। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं उसे भुलाने के लिए रेडी हूँ। इवन उसके लिए चलो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, पर मेरे अनबॉर्न बेबी के डेथ के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। शायद अगर आज मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने होते तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद मेरे लिए आसान होता डिसीजन लेना। शायद मैं रेडी हो जाता तुम्हारे साथ फिर से लाइफ स्पेंड करने के लिए, पर करंट सिचुएशन नहीं है ऐसी। मेरे लिए तो डेफिनेटली नहीं है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक फोर्स मैरिज है, जिस वजह से तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे हो। एक वक्त के बाद टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सेप्ट कर चुका था अपना फेथ।
तुम जो कुछ भी करते थे वो सहने की बात भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था तुम्हें अपना अल्फा। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि मैं तुम्हारे टॉर्चर को ही तुम्हारा प्यार समझ के जीने के लिए तक रेडी था। मैंने हर तरीके से कोशिश की थी। आज जब वो सब कुछ याद भी करता हूँ तो खुद पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी। विभूषियान तब कितना मजबूर और कितना लाचार था। पावर्स के होते हुए सिर्फ प्यार इस एक वर्ड के लिए वो कितना गिर रहा था, कितना झुक रहा था। गलती किसकी है, किसने क्या क्यों किया, कौन इसकी जिम्मेदारी ले, ये सब कुछ अब सोचना भी यूजलेस है, क्योंकि सोच के करेंगे भी क्या। जो हो चुका है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, ना तुम ना मैं ना ही कोई तीसरा। आफ्टर ऑल वो पास्ट है और बेटर होगा कि पास्ट को पास्ट में ही रहना दिया जाए। मैं अपना एक बच्चा खो चुका हूँ, दूसरा खोना नहीं चाहता। रही बात तुम्हें पनिश करने की, तो क्या पनिश करूँ मैं तुम्हें? मैं कुछ भी कर लूँ, चलो तुम्हारी जान भी ले लूँ, तो भी मुझे क्या वो जान मिल सकती है जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो? तुमने मार दिया वांगजी मेरे बच्चे को, और उसी वक्त से तुम मेरी नज़र में मेरे अल्फा नहीं, बस मेरे बच्चे के मर्डरर बन चुके थे। शायद हमारी डेस्टिनी ही ऐसी थी, फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि चेंज कुछ भी नहीं होने वाला। पर एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं तुम्हें डेफिनेटली माफ़ नहीं कर सकता। हम दोनों में कभी भी प्यार नहीं था, कोई भी अटैचमेंट नहीं थी, ना ही कोई ट्रस्ट था और ना ही कोई कम्युनिकेशन। शायद होता तो हमारा रिश्ता कुछ और होता। खैर, जो बीत गया उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देनी, क्योंकि अब मुझे तुम पे तरस आ रहा है। तुम्हारी सारी सिचुएशन सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तुम ऑलरेडी अंदर से मर चुके हो, बस सांसें ले रहे हो, वो भी मजबूरी में। तुम खुद की नज़रों में गिर चुके हो। दुनिया की नज़र में रिस्पेक्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम खुद से ही नज़रें मिलाने में डरते हो तो डेफिनेटली तुम अपनी गलती रियलाइज कर चुके हो। तुम्हारी आंखों में गिल्ट है। और एक बात सच है, इंसान दुनिया की नज़र में गिर जाए वो खुद को उठा सकता है, जो खुद की नज़र में गिर गया वो जिंदगी भर नहीं उठ सकता। हम दोनों को ही देख लो, तुमने मुझे दुनिया की नज़रों में गिराया, 6 साल बाद मैं वापस आया और आज मेरी एक अलग रिस्पेक्ट है। जो रिस्पेक्ट मैं नहीं चाहता वो रिस्पेक्ट है मेरी। और तुम दुनिया की नज़र में एक रिस्पेक्टेड पर्सन, द ग्रेट नॉवल हांग वांग-जून, पर खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे। तुमने मेरी लाइफ सिर्फ 1 साल तक हेल बनाई, पर तुम पिछले 6 साल से हेल में जी रहे हो। गिल्ट इंसान को अंदर से मारना स्टार्ट कर देता है, और अब तो तुम और भी ज़्यादा गिल्टी हो। अपने ही बच्चे के मर्डरर हो तुम। इससे बड़ा गिल्ट और क्या हो सकता है एक फादर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा के लिए। और तुम्हें मैं क्या मारूं? सबसे बड़ा स्लैप तो तुम्हारे मुंह पे खुद डेस्टिनी ने मारा है। तुम्हारा एक बच्चा मर गया और दूसरा एक ओमेगा, एक मेल ओमेगा है। बहुत सोचा मैंने, और आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है जिसका जवाब हम दोनों की किस्मत तय करेगा, इवन हम तीनों की। हमारा बच्चा भी उसमें इंक्लूड है। सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, ठीक से सोचना। फ्यूचर में अगर तुम्हारे बच्चे के साथ कोई सेम बिहेव करे जैसा तुमने मेरे साथ किया है, तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे? और क्या तुम अपने बच्चे को कहोगे कि वो उसे माफ़ कर दे? इसका जवाब खुद ढूंढना और मुझे देना। अगर हाँ तो आई एम रेडी टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू, विथ माई चाइल्ड। एक हैप्पी फैमिली होगी हम तीनों की। एक अल्फा के नहीं, एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और बाद में एक अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तुम्हारे पास चांस है वांगजी, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और अब जाकर उसने वांगजी की तरफ देखा था, जो उसी की तरफ टीयरी आईज से देख रहा था। देन विंग, जो वहां से उठ गया और वो वांगजी को क्रॉस करके वहां से जा चुका था। इवनिंग हो चुकी थी और सब डाइनिंग हॉल में थे। वांगजी, जिसकी लैब में युआन बैठा हुआ था और वांगजी उसे फीडिंग करा रहा था।
युआन जो वांगजी के साथ हैप्पीली बातें कर रहा था और उसके हाथ से शांति से खाना खा रहा था। पर आज वांगजी की नजरें कुछ अलग थी। कहीं ना कहीं टीयरी थी आज उसकी आईज। अपने बच्चे के सामने वो हंसने की कोशिश तो कर रहा था पर नहीं हंस पा रहा था। जैसे तैसे उसने युआन को फीडिंग कराई और उसे विंग के पास दे दिया। विंग जिसने अपने बच्चे को उठाया और वो शांति से वहां से जा चुका था। वांगजी जो अपने जिंगशी की तरफ जा ही रहा था, तब तक एक सर्वेंट ने उसे रोक दिया और उसे इन्फॉर्म किया कि उसे बुलाया गया है। वांगजी ने नोट किया और वो लैंग चिंगेजुन और लैनी के रूम में पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि लैन कुरैन भी मौजूद है, लैन सिचन भी और मेंग्याओ भी। उसने सबको ग्रीट किया। लैन कुरैन और बाकी सबको पता चला था कि विंग वांगजी से बात करने गया था और सब डेफिनेटली यही जानना चाहते थे कि वांगजी ने विंग से और विंग ने वांगजी से क्या बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं वांगजी के फेस पर वो उदासी, उसके आंखों में वो आंसू उसकी फैमिली देख चुकी थी। वांगजी जिसने अपनी बात स्टार्ट की, विंग ने कहा कि वो मुझे माफ कर देगा, वो मेरे साथ रहने के लिए रेडी है, मुझे बस उसके एक सवाल का जवाब देना है, देन वो मेरे साथ रह लेगा, इवन मेरे साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करेगा, मेरा ओमेगा बन के रहेगा। ये सुनते ही फैमिली हैप्पी हो चुकी थी। कुरैन जिन्होंने तुरंत वांगजी से कहा, तो क्या सोच रहे हो, जवाब तुम्हें तभी देना था। वांगजी जिसकी नजरें अब तक झुकी हुई थी, उसने कुरैन की तरफ देखा। आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके। सवाल ये था कि जो मैंने उसके साथ किया है वही बर्ताव अगर कोई मेरे बेटे के साथ करे तो क्या मैं उसे माफ कर दूंगा। उस अल्फा को अगर मैं माफ कर सकता हूँ तो विंग मुझे माफ कर देगा। ये सुनते ही सब शांत हो चुके थे। वांगजी जिसने कुरैन से नजरें हटाई और चिंगेजुन की तरफ देखा, नहीं माफ कर सकता फादर, आप लोग कुछ भी नहीं जानते, जितना मैंने बताया है वो बहुत कम है, उससे ज्यादा बुरा किया है मैंने उसके साथ। हर रोज मैंने उसे टॉर्चर किया है, हेल बना के रखी थी उसकी लाइफ, या शायद उससे भी बुरी। बहुत गिर चुका हूं मैं, सिर्फ उसकी नजरों में नहीं अपनी भी नजरों में। इतनी बड़ी गलतियां कर चुका हूं कि अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा। उसकी माफी क्या ही एक्सपेक्ट करूं मैं। मेरे बच्चे के साथ अगर किसी ने वैसा बर्ताव करने के बारे में सोचा भी ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा मैं। एज अ अल्फा मैं विंग की लाइफ का नाइटमेयर बन चुका हूँ। जिंगशी की वो दीवारें, विंग की चीखें, उसकी बेगिंग और उसके ब्लड से कवर है। हर पल मैंने वहां उसे ह्यूमिलिएट किया है, हर पल उसे नीचा दिखाया है। रीजन कुछ भी हो, मैं तब एक इंसान भी नहीं था। सो कॉल्ड रिवेंज के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा गिर चुका हूँ। उसे सिर्फ अकेले में ही नहीं, दुनिया के सामने मैंने ह्यूमिलिएट किया। प्योर था वो, मेरे अलावा किसी ने टच तक नहीं किया था उसे मैंने दुनिया के सामने कैरेक्टरलेस कहा। इवन खुद ऐसे ट्रैप सेट किए कि वो अपने आप ही कैरेक्टरलेस बन गया। हर पल मैंने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। एक पल भी उसके आंसुओं से मैं पिघला नहीं हूँ। उसका रेप किया, उसे फोर्स किया, उसे टॉर्चर किया, उसे मजबूर किया। कितनी गलतियां गिनाऊं मैं खुद की। आज उसके एक सवाल ने मुझे और भी अपनी ही नजरों में गिरा दिया। आज उस बच्चे को जब अपने लैब में लेकर बैठा था ना, मैं उसे खिला रहा था ना, हाथ कांप रहे थे मेरे। वो नन्ही सी जान जो आज खिलखिला रहा है, कल अगर उसे मेरी ही तरह कोई मिल गया तो रूह कांप रही थी मेरी। क्यों? क्योंकि वो मेरा खून है। अगर कोई मेरे खून के साथ गलत करेगा तो मैं उसे जिंदा भी ना छोड़ूं, और वही गलत मैंने किसी और के साथ किया तो उससे माफी मांगू और ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे माफ कर दे, फिर से मेरे साथ हैप्पीली रहने लगे। क्या ये बहुत गिरी हुई सोच नहीं होगी? मेरी कोई भी बात और कोई भी हरकत मैंने विंग के साथ जो सलूक किया है उसे जस्टिफाइड नहीं कर सकती। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा तो उससे माफी एक्सपेक्ट क्या ही करूं। सिर्फ एक हैप्पी फैमिली की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, इसीलिए जाकर उसे ये बोल दूं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ उस इंसान को माफ जो मेरे बच्चे के साथ इतना गलत करेगा, तो शायद विंग मेरे साथ रहने लगे। पर वो जवाब झूठ होगा। अगर मेरा एक झूठ
मेरी बच्चे की लाइफ के लिए सच हो गया तो उसे भी मिला मेरी ही तरह कोई घटिया अल्फा तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता मैं खुद को माफ, और ना ही मैं उस इंसान को माफ कर सकता हूँ जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ करेगा। इवन अगर मारना और टॉर्चर करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने आग भी उठाई तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। हाथ उठाने वाले का तो मैं क्या ही सलूक करूंगा। अगर मैं अपने बच्चे को वो लाइफ नहीं देख सकता तो मैं किसी और के बच्चे को भी अपनी गलतियों की सजा क्यों भुगतने दूं। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां एक पल नहीं रुका था, सीधा वहां से निकल चुका था। वही बाकी सब अब शांत थे क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी की सारी बातें सच थी। वांग जी तो युआन का फादर है, इसीलिए शायद वो युआन के लिए सही ही सोचेगा, पर ये लोग भी सोच नहीं सकते थे कि जो वांग जी ने विंग के साथ किया है, अगर फ्यूचर में किसी ने युआन के साथ किया तो एज अ फैमिली ये लोग तक उसकी गलतियों को माफ नहीं करेंगे, इवन उसे जान से मार देंगे, क्योंकि युआन इन सब का खून है। कहीं ना कहीं वो लैंस का बच्चा है, उसके साथ फैमिली है, इसीलिए वो जस्टिस डिजर्व करता है। तो विंग को बस इस बात की सजा मिले कि उसके पास उसकी फैमिली नहीं थी। खैर, विंग का एक सवाल और वांग जी का जवाब सबको आंसर दे चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जो युआन के साथ ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच चुका था। वांग जी जिसने अपने बच्चे को अपने पास लिया, उसे अपने हाथों से फीडिंग कराई और उसने विंग से कहा कि उसे विंग से कुछ बात करनी है। विंग जिसने इस बात पर नोट किया और ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वांग जी विंग को लेकर कोल्ड पॉन्ड के पास पहुंच चुका था। वो दोनों भी साइड पे बैठे हुए थे। विंग जो इंतजार कर रहा था वांग जी के कुछ बोलने का, उन दोनों में कुछ देर तक शांति ही रही। देन वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखा जो अभी भी सामने पानी की तरफ देख रहा था। मैं नहीं माफ कर सकता। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिसने विंग को ब्रोकन स्माइल के साथ आंसर किया, मैं उस इंसान को माफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता जो मेरे बच्चे के साथ इतना गलत करेगा। मैं उसे इतनी भयानक मौत दूंगा कि वो अगला जन्म लेने को तक डरे। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी जिसके आंखों से आंसू गिर रहे थे पर फिर भी फेस पर उसकी स्माइल थी। यू आर फ्री। मैं अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। वैसे सही कहा था तुमने, गिल्ट से बड़ा हेल और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे पनिश करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, ना तुम्हारे माफी के, ना तुम्हारे पनिशमेंट के, इवन ना तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे नफरत के भी। मैंने खुद को इतना गिरा लिया है कि मैं तुम्हारे कोई भी इमोशन और फीलिंग डिजर्व ही नहीं करता, चाहे वो नफरत और गुस्सा ही क्यों ना हो। अगर तुम्हारे सामने होकर भी मैं तुम्हारे लिए इनविजिबल हूँ, तुम्हारी लाइफ में वर्थलेस हो, तो ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है मेरे लिए। मैंने तुमसे बचपन से लेकर 6 साल पहले तक सिर्फ नफरत की। तुम एटलीस्ट मेरे नफरत के तो भी लायक थे। मैंने तुमसे जो बिहेव किया वो रिवेंज के लिए किया, पर मैं तुम्हारे रिवेंज के और नफरत के लायक तक नहीं हूँ। प्यार तो कभी हमारे रिश्ते में था ही नहीं, पर मैं तुम्हारी नफरत तक डिजर्व नहीं करता। इससे बुरा और बदतर क्या ही हो सकता है मेरे लिए। फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम एटलीस्ट मेरे बच्चे के लिए एक अच्छे फादर बने। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता विंग, कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा भी नहीं। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। एंड बिलीव मी, मुझे जान से मारने की ताकत रखने के बाद भी तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या होगी। अगर जान से मार देते तो शायद एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता। मेरी आखिरी सांस के साथ मेरी सफरिंग, मेरा गिल्ट, सब कुछ खत्म हो जाता। पर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा। पावर्स होते हुए भी तुमने मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम मुझे लाइव हेल दिखाना चाहते हो। एंड बिलीव मी, मैं हर रोज उसे सफर कर रहा हूँ। 6 साल से मैं खुद को पनिश कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो अपने ही बच्चे का मर्डरर हूँ।
उसकी पनिशमेंट लेकर जस्ट रिकवर होने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक तुम्हारा वो कल रात का सवाल वो मुझे और भी ज्यादा गिल्टी कर चुका है। हर पल मौत चाहता हूँ, पर यह भी जानता हूँ कि वो सुकून की मौत तक मेरे नसीब में नहीं है। तुम बहुत ग्रेट हो विंग। बिना कुछ किए क्या पनिश किया है तुमने मुझे। ना जिंदा रहना चाहता हूँ, ना ही मर पा रहा हूँ। बिना कुछ किए भी तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और मैं बेवकूफ कितने एफर्ट्स कर रहा था तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए। सच में तुम ग्रेट हो, तुम बहुत ग्रेट हो। वांग जी, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और विंग से अपनी नजरें हटा ली थी, फिलहाल वो कोल्ड पॉन्ड के उस पानी की तरफ देख रहा था जो शांति से बह रहा था। सच में इस पानी में और विंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये पानी भी कितना शांत लगता है, पर अगर कोई इसके साथ खेलने की कोशिश करे तो ये पानी उस इंसान की जान लेने की तक ताकत रखता है। बिल्कुल शांति से उस इंसान को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। विंग भी कुछ ऐसा ही तो है। उसने खुद कुछ भी नहीं किया, पर वांग जी को अपने ही गिल्ट में इतना ज्यादा डुबा दिया कि वांग जी बिल्कुल हताश हो चुका है। सच कहा वांग जी ने, ना विंग ने उसे मरने दिया और ना ही ठीक से जीने दे रहा है। वांग जी की हर एक सांस उसके ऊपर बोझ है। विंग, जो आज क्लियरली वांग जी की आंखों में गिल्ट देख सकता था, उसने एक डीप ब्रीथ ली। एज अ अल्फा मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पर मैंने बहुत सोचा है। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता, और ना ही अपने ईगो और एटीट्यूड के चलते मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। इसीलिए एक डिसीजन लिया है मैंने। अगर तुम अग्री करोगे तो हम अपने बच्चे को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। इस बात पर वांग जी ने जस्ट नोट किया। तुम जो भी बोलोगे वो सब कुछ एक्सेप्ट है मुझे। अगर तुम ये भी चाहते हो कि युवान को अपने साथ लेके जाओ और उसे कभी भी मेरी ट्रू आइडेंटिटी ना बताओ, तो मैं उसमें भी मान जाऊंगा। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। ये सुनते ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। मैं युवान को बताने वाला हूँ कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो। वांग जी जो काम रहा और उसने विंग के आगे की बात का वेट किया। 12 मंथ्स में बच्चा 4 मंथ मेरे पास रहेगा, 4 मंथ तुम्हारे पास, और 4 मंथ हम दोनों के साथ, ताकि उसे उसकी मदर का प्यार भी मिले, फादर का प्यार भी मिले और एक परफेक्ट फैमिली भी मिले। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, पर बच्चे के सामने हम दोनों को परफेक्ट फैमिली होने का प्रिटेंड करना होगा। बड़ा होगा, समझदार होगा, तब वो डिसाइड कर लेगा कि उसे एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या चाहिए। पर फिलहाल मेरी लाइफ से इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में मेरा बच्चा है। मैं ऑलरेडी अपने एक बच्चे को खो चुका हूँ, दूसरे को ना खोना चाहता हूँ, ना उसे किसी भी हैप्पीनेस से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए 4 मंथ बच्चा मेरे साथ रहेगा। उसे मैं जैसी लाइफ देना चाहूँ वैसे देने की कोशिश करूँगा। 4 मंथ वो लैंड क्लैन में रहेगा, ताकि उसे यहाँ की फैमिली और तुम्हारा भी प्यार मिल सके। 4 मंथ हमारा बच्चा हम दोनों के साथ रहेगा, ताकि उसे उसके अल्फा डैड और ओमेगा डैड दोनों का भी प्यार मिल सके। तब हम दोनों को लैंड क्लैन में रहना है या लैंड क्लैन से बाहर, ये बात तभी डिसाइड होगी। मैं ना तुम्हें माफ कर सकता हूँ ना तुम्हारी फैमिली को, इसीलिए मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। बच्चे के थ्रू मेरे करीब आने की कोशिश प्लीज मत करना वांग जी, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा खुद को और बच्चे को तुमसे दूर करने के लिए, क्योंकि फिलहाल मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं चाहता। बस बच्चे के सामने हम दिखावा करेंगे। वांग जी ने इस बात पर नोट किया। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम मेरे बच्चे को मेरे बारे में बताओगे भी। मुझे एक्सेप्ट है, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा, बच्चे को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं करूँगा, हम दोनों के रिश्ते को सुधारने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। बस अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा, मेरे बच्चे के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। पर वो एफर्ट्स तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं होंगे। डोंट वरी, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। इस बात पर विंग ने स्माइल के साथ नोट किया।
कुछ देर तक वो वही बैठे थे। देन विंग उठ गया और वांगजी भी। वो दोनों भी डायरेक्टली अपने बच्चे के पास गए। फिलहाल बच्चा जो जिंगी के साथ खेल रहा था, विंग ने उसे अपने पास बुलाया। युवान ने जब अपने शियान मामा और अपने हैंडसम अंकल दोनों को भी साथ में देखा, वो दोनों की तरफ भागते हुए आने लगा। विंग ने उसे बाहों में उठा लिया और कुछ ही देर बाद वो सब मीटिंग हॉल में थे। वहाँ लैन कुरैन, लैन सिचान, मेंग्याओ, लैनी, लैन चिंगेजुन, शुयांग, शाओ शिनचैन, वांगजी, विंग सब मौजूद थे। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और अपने बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा जो वांगजी के पास था वो तुरंत शियान मामा के पास दौड़ा। विंग जो बच्चे के सामने अपनी नीज पर बैठ गया। देन उसने वांगजी का हाथ पकड़ा जो उसी के साइड में बैठा हुआ था, खड़ा था। उसने वांगजी को भी अपनी नीज पर बिठा दिया। वांगजी जो बच्चे के सामने और विंग के साइड में बैठ चुका था। विंग जिसने कुछ देर सोचा, देन एक डीप ब्रीथ ली। बच्चा, तुमने कहा था ना कि तुम अपने हैंडसम अंकल को अपना डैड बनाने के लिए रेडी हो। जैसे ही ये बात युवान ने सुनी, वो खुश हो गया। शियान मम्मा, क्या आप मान चुकी हो? क्या अब हैंडसम अंकल मेरे डैड हो गए? विंग ने इस बात पर स्माइल की। बच्चा, वो तुम्हारे डैड होंगे नहीं, वही तुम्हारे डैड है। तुम्हारे हैंडसम अंकल ही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, तुम्हारे रियल फादर। ये सुनते ही युवान जो कंफ्यूज हो गया। ऑब्वियसली बच्चा था यार वो छोटा, उसे क्या ही समझ में आता इतने भारी वर्ड्स और इन सारी बातों का मतलब हैंडसम अंकल मेरे डैड है पहले से ही? मतलब उन्हें मेरे डैड बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही मेरे डैड है। तो फिर ये हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बाकियों के डैड तो उनके साथ रहते हैं। विंग जो इस बात पे जवाब नहीं दे पाया। वांगजी ने युवान को अपनी तरफ खींचा और उसके सर को प्यार से सहलाया। वो जानता था कि इस सवाल का जवाब विंग नहीं दे पाएगा, इसीलिए आंसर उसने किया। बच्चा, एक्चुअली सच्चाई ये है कि आज से पहले तक आपके डैड कहलाने के लायक तक नहीं थे। वो बात अलग है कि आज भी नहीं है। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि वांगजी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग ने युवान को अपने सामने किया और उसे आंसर किया। बच्चा, डैड आपके साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि आप तो जानते हो ना, हम कल्टीवेटर्स हैं। आपके डैड अब तक एक बहुत बड़ी वॉर को लीड कर रहे थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उन्हें सेव करना था, जिस वजह से वो युवान को टाइम नहीं दे पाए। जब आप बच्चे थे तब आपके डैड आपके पास थे, पर जैसे जैसे आप बड़े हुए उनका काम बढ़ने लगा और वो आपसे दूर हो गए। यही तो रीज़न था कि इस बार मैं आपको आपके डैड से मिलाने लाया था। ये बात आपको डायरेक्टली नहीं बताई ताकि आप परेशान ना हो जाओ। मेरा बच्चा अभी भी छोटा है ना, तो आपके हैंडसम डैड ने कहा कि वो खुद अपने बच्चे को ये बात बताएंगे, तब तक उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था। युवान जो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया पर कुछ कुछ बातें वो समझ गया। उसने नोट किया। देन उसने वांगजी की तरफ देखा। ओह, तो इसीलिए आप उस दिन मुझे बोल रहे थे कि मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? इस बात पर वांगजी ने नोट किया। एग्जैक्टली बच्चा। युवान जो खुश हो गया और वांगजी को वो हक कर चुका था। वांगजी जिसने अपने बच्चे को टाइटली हक किया। देन वांगजी ने युवान को सबसे इंट्रोड्यूस किया। मतलब ऑब्वियसली अब वो युवान की फैमिली बन चुकी थी, तो युवान नॉर्मली उन्हें फैमिली समझ के ही ट्रीट करता। जैसे लैनी उसकी ग्रैंड मदर, चिंगेजुन और कुरैन उसके ग्रैंडफादर, सिचान और मेंग्याओ उसके अंकल और जिंगी उसका ब्रदर। युवान जो हैप्पी हो चुका था और जिंगी के साथ वो फन करने लगा था, ये बोल के कि अब वो फैमिली है तो साथ में रहेंगे। दोनों बच्चे जो एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन दोनों पर सबकी नजर थी। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा, विंग जो वांगजी का क्वेश्चन समझ चुका था, उसने वांगजी की तरफ टर्न होके देखा। बच्चा है वो, इतना कैपेबल नहीं है कि तुम्हारी बातें समझ सके। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके उसे कुछ भी बोलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि उसके अल्फा फादर का इतना वर्स्ट साइड उसके सामने आए। अगर ऐसा हुआ तो वो शायद सिर्फ तुमसे या तुम्हारी फैमिली से ही नहीं, सबसे नफरत करने लगेगा। फ्यूचर में किसी को भी अपनी लाइफ में वो प्लेस नहीं दे पाएगा और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर वो मेरी तरह अकेला रहे। मैं प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ वांगजी।
शायद यही रीज़न है कि आज तुम्हें अपने बच्चे की वजह से ही सही मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी प्यार के लिए ऐसे ही तरसता रहे और फिर किसी गलत इंसान के ट्रैप में फंस जाए। बाद में उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह ही गुजरेगी। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये है उसे सच बताने का और एक सच छुपाने का कि उसमें भी मेरे जैसी ही डार्क पावर्स है और अपने फादर जैसी प्योर एनर्जी भी। वो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसकी कोर दोनों एनर्जीज मेंटेन कर सकती है। मैं एक डार्क कल्टीवेटर हूँ तो उसे प्योर पावर्स और एनर्जीज के बारे में एजुकेट नहीं कर सकता, और तुम एक प्योर कल्टीवेटर हो तो तुम डार्क पावर्स और डार्क एनर्जीज के बारे में उसे एजुकेट नहीं कर सकते। उसे हम दोनों की ज़रूरत है, और हम दोनों में जो प्रॉब्लम्स है उसके चलते मैं बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहता। 4 मंथ वो मेरे साथ रहेगा तो डार्क पावर्स के बारे में सीखेगा, 4 मंथ तुम्हारे साथ रहेगा तो प्योर एनर्जी के बारे में सीखेगा, और जब हम दोनों के साथ रहेगा तो उसे ना सिर्फ एक परफेक्ट फैमिली मिलेगी बल्कि दोनों पावर्स उसे एक ही बॉडी में कैसे मैनेज करनी है इस बात का एजुकेशन भी मिलेगा। जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा। वांग जी ने इस बात पर नोट किया। थैंक यू वेरी मच। विंग ने नोट किया। तो क्या डिसाइड किया है? 4 मंथ कैसे स्टार्ट करोगे? युआन का बर्थडे है कुछ दिनों बाद, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे का बर्थडे हम दोनों साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें। तब वो अपनी फैमिली का प्यार डिजर्व करता है। इसीलिए स्टार्टिंग के 4 मंथ्स हम दोनों साथ में रहेंगे, बाद में 4 मंथ वो मेरे साथ रहेगा और उसके बाद तुम्हारे साथ। वैसे बहुत बिलीव कर रहा हूँ मैं तुम पे। प्लीज़ वांग जी, इस बार मुझे हर्ट मत करना, और ना ही मेरे बच्चे को। रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे को इस दुनिया की रियलिटी मत दिखाना फिलहाल। वो बहुत छोटा है, मैं उसके लिए एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ। प्लीज़ किसी भी तरीके से उसे हर्ट मत करना। इस बात पर वांग जी ने नोट किया। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना मैं उसे हर्ट करूँ और ना ही तुम्हें डिसअपॉइंट कर पाऊँ। मैं एक अच्छा फादर बनूंगा। अल्फा तो नहीं बन पाया, पर फादर 100% बनूंगा। इस बात पर विंग ने जस्ट स्माइल कर दी, और विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन, युआन लैन क्लैन में रहने लगे। युआन का बर्थडे आया, सबने ग्रैंड बर्थडे पार्टी थ्रो की और युआन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन में सारे क्लैन के लोग आ चुके थे, पर इस बार बहुत कुछ बदल चुका था। सबकी नज़रों में विंग की रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। वांग जी, लैन क्लैन और जियांग क्लैन बाकी क्लैंस की नज़र में गिर चुके थे, खासकर जियांग क्लैन। मैडम यू और फैंग मियान की अब कोई रिस्पेक्ट और रेपुटेशन नहीं बची थी कल्टीवेशन वर्ल्ड में। किसी ने भी उनसे उनका पोस्ट नहीं छीना, ना ही किसी ने उन्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया, पर ऑब्वियसली बिहेव बदल चुका था उनके प्रति दुनिया का। क्लैन लीडर्स तो दूर रहे, उनके क्लैन में जो लोग थे वो भी फैंगमियान और मैडम यू की अब रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पोस्ट किसी की भी नहीं गई, पर रिस्पेक्ट और रेपुटेशन सबकी गिर चुकी थी। दुनिया के सामने कल्टीवेटर्स का एक डर्टी सच आ चुका था। पावरफुल लोग पावर कैरी तो करते हैं, पर उस पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसे वीक लोगों को दबाने के लिए। ये बात सबके समझ में आ चुकी थी। लास्ट में विंग की एक ही बात सच थी, इंसान दुनिया की नज़र में गिर जाए वो उठ सकता है, खुद को साबित करके वो फिर से रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है, पर इंसान खुद की नज़र में गिर जाए तो वो कभी नहीं उठ सकता, चाहे फिर दुनिया की नज़र में उसकी कितनी ही रिस्पेक्ट क्यों ना हो। सबका हाल फिलहाल वैसे ही बन चुका था। मैडम यू, जियांग फैंगमियान, यान ली, जियांग चैंग, इवन लैन क्लैन के सारे सुपीरियर मेंबर्स, कोई भी अपने आप से नजरें मिलाने के लिए अब कैपेबल नहीं बचा था। इवन विंग के साथ भी कोई नजरें नहीं मिला पाता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनकी गलती है। सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि भले ही लैन क्लैन की पावर्स आज भी लैन चिंगेजुन और लैनी होल्ड करते थे, वो आज भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग और क्वीन थे, पर रियल किंग कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग बन चुका था, एक डार्क कल्टीवेटर जिसे कभी इन लोगों ने ही ठुकराया था।
ह्यूमिलिएट किया था, इंसल्ट करके बाहर फेंक दिया था, आज वही इनका ना सिर्फ सर्वाइवल बल्कि इन सब का सुपीरियर बन के बैठा हुआ था। पोस्ट विंग ने होल्ड नहीं की। आज भी वो उन्हीं जंगलों में भटकता था। लग्जरी आज भी उसके पास नहीं थी, पर अब वो जहाँ भी जाता उसे रिस्पेक्ट मिलती थी, जो रिस्पेक्ट ये सारे कल्टीवेटर्स गवा चुके थे। कितनी अजीब दुनिया है ना। डार्क पावर कैरी करता था विंग, पर फिर भी अब लोग उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखते थे और अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास जाते थे, ये सोच के कि विंग के पास उसका सॉल्यूशन होगा ही और विंग उसे सॉल्व करेगा ही। कल्टीवेशन वर्ल्ड अब लैन चिंगेजुन और लैन क्लैन के पास नहीं आता था प्रॉब्लम्स लेके, विंग के पास जाता था। कल्टीवेशन वर्ल्ड पे चिंगेजुन ने राज कर लिया। लोगों के दिल में विंग ने जगह बनाई थी। बिना अल्फा के एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा बन के आया था वो। पावर्स डार्क और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, जो उन्हें यूज करता है वो उन्हें सही और गलत बनाता है। जैसे इन सब ने पावर होल्ड की पर सब गलत बन गए, तो उनकी प्योर और पॉजिटिव एनर्जी का भी क्या फायदा। वही विंग कोई पावर नहीं करता, इवन डार्क पावर्स का यूज करता है, डार्क कल्टीवेशन करता है, फिर भी दुनिया की नज़र में उसने एक रिस्पेक्ट हासिल कर ली थी। तो क्या फ़ायदा इन लोगों का प्योर कल्टीवेटर होके और क्या नुकसान विंग का डार्क कल्टीवेटर बनके। जैसा कि विंग ने डिसाइड किया था, युआन को अब सबका प्यार मिल रहा था। वो विंग के साथ जंगलों में भी भटकता और वांगजी के साथ गुसु का सेकंड प्रिंस बनके लाइफ भी स्पेंड करता। विंग और वांगजी 4 मंथ में एक साथ रहते। कुछ भी एक नहीं था, ना उनका रूम ना उनके दिल। वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह रहते, बस अपने बच्चे के सामने एक साथ होने का दिखावा करते। वांगजी तो दिखावा नहीं करता था, पर विंग प्रिटेंड करता था। वांगजी पूरे दिल से चाहता था कि उसकी ये ब्यूटीफुल फैमिली हमेशा रहे, पर उसकी गलतियां उसे अलाउ नहीं करती थी। विंग ने कभी उसे माफ नहीं किया, क्योंकि वांगजी की गलतियां बहुत बड़ी थी, पर एज अ मदर उसने अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दी जो उसका बच्चा डिजर्व करता था। हर गलती की माफ़ी नहीं होती और हर गलती की सज़ा सबको नहीं दी जाती। विंग ने एज अल्फा वांगजी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर वांगजी की गलतियों की सज़ा उसने युआन को भी नहीं भुगतने दी। वही वांगजी, वो 4 मंथ अपने बच्चे के साथ खुश रहता, उसे एजुकेट करता, उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता। देन 4 मंथ वो विंग और युआन दोनों का ख्याल रखता, और बच्चे 4 मंथ जब वो अकेला होता था खुद को पनिश करता। कभी साइक्लूजन में चला जाता तो कभी खुद को लैश की पनिशमेंट देता। वो 4 मंथ बस वो अपनी सज़ा भुगतता रहता। कभी खुद को आइसोलेट कर लेता तो कभी कभी बस खुद को सज़ा देता रहता। पर इस बात का उसे रिलीफ था, इवन विंग का उस पर एहसान था कि एटलीस्ट विंग उसे उसके बच्चे से और खुद से मिलने के लिए अलाउ तो भी कर चुका है। वो बात अलग है कि वांगजी के लाख एफर्ट्स के बाद भी विंग कभी भी खुद को अलाउ नहीं कर पाया उसे माफ़ करने के लिए। अपने बच्चे की मौत वो कभी नहीं भूल पाया। शायद खुद के लिए वो माफ़ कर भी दे, पर अपने बच्चे की मौत के लिए वो वांगजी को कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना ही लैन क्लैन को और ना ही जियांग क्लैन को और ना ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को। वो किसी को माफ़ नहीं कर सकता। उसने किसी को माफ़ नहीं किया। इन लोगों को उसने कोई सज़ा भी नहीं दी। इन लोगों को सज़ा दी इन लोगों के कर्मास ने। इन लोगों को सज़ा दी उन्हीं कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों ने जिन लोगों ने कभी इन्हें सुपीरियर माना था। सबकी रिस्पेक्ट रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। सबका दोगला फेस सबके सामने आ चुका था। अब वो थ्रोन जिस पर लैन चिंगेजुन और लैनी बैठते थे वो भी उन्हें बोझ की तरह लगता था, क्योंकि वो सिर्फ अब एक थ्रोन बच चुका था। उसकी पावर्स अब रियलिटी में विंग कैरी करता था। किंग वो नहीं होता जो थ्रोन पर बैठकर रूल करता है। जो लोगों के दिल में रूल करता है वो रियल किंग होता है, जो अब इन रियलिटी विंग था। एक अलग पावर, एक अलग रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, पोजीशन विंग कैरी करता था। उसने दुनिया को दिखाया कि डिवोर्स्ड किसी ओमेगा की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर कैपेबिलिटी है, अगर हिम्मत है, होप है, तो इंसान भले ही डार्क एनर्जी को क्यों ना कल्टीवेट करता हो, दुनिया में वो
जाना अपनी अच्छाई की वजह से ही जाने वाला है। वांगजी अपने गिल्ट में हर पल घुटता गया। कई बार वो अपने बच्चे से आंखें तक नहीं मिला पाता था। क्या इससे बड़ी सजा भी कुछ और हो सकती है एक फादर के लिए? पहले वो दुनिया में ये सुनता था कि लान वांगजी द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन जैसा कल्टीवेटर बनना है। उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कल्टीवेटर्स को कि हांग वांगजुन जैसा बनो। पर अब वही हांग वांगजुन दुनिया में ये भी सुन चुका था कि हांग वांगजुन जैसा अल्फा कभी मत बनना। इससे ज़्यादा इंसल्ट और क्या फेस करता वो? सब कुछ खत्म हो चुका था, पर फिर भी अपने बच्चे के लिए वो जिंदा था। शायद सच में कभी कभी कुछ गलतियों की सज़ा कहीं नहीं होती और ना ही उन गलतियों की माफ़ी होती है। वो गलतियाँ बस दिल पर एक बोझ बन जाती है, जो बोझ हमें जीने भी नहीं देता और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मरने भी नहीं देती। वांगजी सोच रहा था कि विंग के जाने के बाद वो खुद को ख़त्म कर लेगा। युआन को कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताएगा, जिस वजह से युआन के दिल में उसको लेकर कोई भी फीलिंग और इमोशन बचेगा ही नहीं। पर विंग ने उससे वो हक तक छीन लिया था युआन को वांगजी की असली आइडेंटिटी बताकर, और ये 4 मंथ का कंडीशन वांगजी के सामने रखकर उसने वांगजी को मजबूर कर दिया था जीने के लिए। उसके बाद वांगजी ने विंग से शायद ही कभी नजरें मिलाई होगी। खुद को वो उस लायक समझता ही नहीं था। लैन फैमिली भी हमेशा गिल्टी ही रही। मैडम यू को भी अपनी गलती समझ में आ चुकी थी, पर माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब क्या ही फायदा था उन सारी चीजों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट विंग की लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ना वो किसी को माफ करता था, ना किसी को ब्लेम करता था। उसने तो बस डेस्टिनी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था, ये सोच के कि हाँ उसकी किस्मत में ही था। तो हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया, भुगत लिया जितना उसका हिस्से का था। अब बाकियों की बारी थी तो वो भी भुगते। ना वो किसी को माफ करेगा और ना ही किसी को कंसोल करेगा। जिसकी जिंदगी है, जो जैसा जिएगा वैसा ठीक, ना जिए तो भी उसकी मर्जी। एक बात सच है, गिल्ट इज रियल हेल। हैप्पी एंडिंग नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ये एक सेटिस्फाइड एंडिंग थी। हर बार पनिशमेंट में ही जरूरी नहीं होती। इंसान का रिग्रेट उसे हॉन्ट करता है और साइलेंट पनिशमेंट बहुत ज़्यादा क्रूअल होती है। शायद यही वांगजी की लाइफ में था। एक बच्चे की मौत उसे जीने नहीं दे रही थी और दूसरे बच्चे की जिंदगी उसे मरने नहीं दे रही थी। विंग का साइलेंस वांगजी की पूरी जिंदगी रूल करने के लिए काफ़ी था। इसी के साथ ये फैन फिक्शन खत्म होता है। बहुत लोगों को ये एंडिंग सेटिस्फाइंग शायद ना लगे, पर जो गिल्ट सफ़र कर चुके हैं उन्हें ये एंडिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लगेगी। हर बार चोट और दूरी ही दर्द नहीं देती, कभी कभी पास होके उस इंसान की शांति भी हमें अंदर तक तोड़ देती है। लास्ट में मेरे ख्याल से एक ही बात कहूँगी, गिल्ट सच में हेल से कम नहीं है। बदन की चोट एक वक्त के बाद ठीक हो ही जाती है। दिल की चोट और दिल पे रखा हुआ वेट कभी नहीं उतरता। एक बार सर का बोझ उतर जाए पर दिल का बोझ कभी नहीं उतरता। So enough for today. Let's take a break. Next chapter, next fan fiction in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.